सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में आप खबरें खेती की और मंडी भाव तो देखेंगे ही, साथ ही बकरी पालन पर प्रशिक्षण के बारे में देख सकेंगे खास जानकारी। लेकिन कृषि जगत में चल रही गतिविधियों की जानकारी के लिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत में देखते हैं खबरें खेती की। कृषि में विकास दर का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम। पंजाब में कृषि उपकरण खरीदने के लिए सीधे किसानों को सब्सिडी। हरियाणा में गेहूं खरीद लक्ष्य के करीब और देसी गाय की नस्लों से किसानों को लाभ ही लाभ। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए किसान हितैषी कदमों का सकारात्मक प्रभाव नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश ने कृषि विकास दर में 24.99% की वृद्धि के साथ एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। मध्य प्रदेश ने अभी तक की कृषि विकास दर में उच्चतम स्तर पाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। CSD यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी 2013-14 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य ने 24.99% की कृषि में विकास दर प्राप्त की है। इसमें पशुपालन क्षेत्र भी शामिल है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश को लगातार 2 वर्ष से कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश का GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2004-05 के आधार वर्ष में करीब 1,12,926 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2013-14 में लगभग 2,38,526 करोड़ रुपए हो गया है। पंजाब सरकार ने एक और किसान हितैषी कदम उठाते हुए कृषि एवं बागवानी उपकरणों व यंत्रों की खरीद पर किसानों को सीधे सब्सिडी देने का निर्णय किया है। इससे किसानों को उचित दामों पर बढ़िया उपकरण मिल पाएंगे। पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों को सीधे सब्सिडी की राशि देने की विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत स्वीकृत व पंजीकृत कंपनियों के कृषि व बागवानी यंत्र खरीदने के लिए किसानों को सीधी सब्सिडी दी जाएगी, यानी सब्सिडी का पैसा किसी कंपनी को न जाकर सीधे किसानों के खाते में आएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त 61 कृषि उपकरणों और यंत्रों पर किसानों को 50% सब्सिडी देने के लिए स्वीकृति दे दी है। हरियाणा सरकार ने किसानों से तय MSP पर गेहूं खरीद में काफी तेजी दिखाई है और गेहूं खरीद अपने तय खरीद लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। जारी रबी विपणन सीजन में हरियाणा में गेहूं खरीद अपने खरीद लक्ष्य 65 लाख टन के करीब पहुंच गई है। वर्तमान में गेहूं की खरीद 64.98 लाख टन हुई है, जो बीते वर्ष की समान अवधि में हुई खरीद 58.68 लाख टन से 11% अधिक है। इस खरीद में सरकारी एजेंसियों ने 64.95 लाख टन गेहूं की खरीद की है, जबकि 2,813 टन गेहूं कारोबारियों ने खरीदा है। सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की अधिक खरीद करने के कारण किसानों को गेहूं के दाम भी बढ़िया मिल रहे हैं। सरकारी एजेंसियों में सबसे अधिक गेहूं की खरीद हैफेड ने 25.17 लाख टन की है, जबकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 18 लाख टन, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने 5.78 लाख टन, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 6.35 लाख से अधिक, कानफेड ने 1.63 लाख टन से अधिक और FCI 8 लाख टन से अधिक की खरीद अब तक कर चुका है। किसानों और पशुपालकों के बीच में अपनी जीवटता और उत्पादन क्षमता के चलते देसी गाय तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा देश में देसी गायों को बढ़ावा दिए जाने की बात कहने से इन गायों को संरक्षित रखने के साथ उनके असंख्य गुणों का लाभ भी देश को मिल सकेगा। देश में गायों की करीब 28 नस्लें और भैंसों की 7 नस्लें पाई जाती हैं। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढली होने के कारण देसी गायों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और किसान की दूध उत्पादन में लागत भी कम आती है, जिससे उनके लाभ में इजाफा होता है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है, तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गंगेय पश्चिमी बंगाल के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भीषण गर्मी की परिस्थितियां बनी रहेंगी। अधिकतर देश में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। धान जोरहाट असम की मंडी में न्यूनतम 1480 से अधिकतम 1550 रुपए प्रति क्विंटल रहे और कासडोल छत्तीसगढ़ की मंडी में 1310 से 1345 और दाहोद गुजरात की मंडी में 1400 से 1500 रुपए। चावल कछार असम की मंडी में 3000 से 3500 रुपए। जम्मू व कश्मीर की मंडी में 3800 से 3900 रुपए और रांची झारखंड की मंडी में 3000 से 6000 रुपए। गेहूं अमरेली गुजरात की मंडी में 1460 से 2130 रुपए और जलगांव महाराष्ट्र की मंडी में 1450 रुपए प्रति क्विंटल रहे। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भावों पर। केला गुड़गांव हरियाणा की मंडी में न्यूनतम 1400 रुपए प्रति क्विंटल से अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहे और पालमपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 2000 से 2400 रुपए। इसके अलावा नरवाल जम्मू व कश्मीर की मंडी में 1700 से 1800 रुपए। तरबूज गुड़गांव हरियाणा की मंडी में 700 से 1200 रुपए और नरवाल जम्मू व कश्मीर की मंडी में 400 से 600 रुपए और इंदौर मध्य प्रदेश की मंडी में 100 से 600 रुपए। भिंडी सूरत गुजरात की मंडी में 1200 से 1400 रुपए और सोलन हिमाचल प्रदेश की मंडी में 600 से 900 रुपए। इसके अलावा जलगांव महाराष्ट्र की मंडी में 1600 से 2800 रुपए। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। पशु हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि ये अनेक रूपों में हमारे काम आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश की लगभग 1/3 जनसंख्या की आजीविका का साधन पशु ही हैं। दुधारू पशुओं की बात करें तो बकरी इनमें एक ऐसा पशु है जिसे गरीब की गाय कहा जाता है क्योंकि इसे थोड़ी जगह पर और कम खर्चे से ही इस काम को शुरू किया जा सकता है। लेकिन किसी काम को करने और तरीके से करने में बहुत फ़र्क होता है। कई बार हम काम करना चाहते हैं लेकिन जानकारी नहीं होने पर हम उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सरकार द्वारा अनेक संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों ऐसा ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा मखदूम में चलाया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न किसानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनका कैसा अनुभव रहा, आइए देखते हैं। बकरी का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण उसका पालन पोषण बड़े पशुओं की तुलना में बहुत आसान है। परिवार की महिलाएं या बच्चे आसानी से बकरियों की देखभाल कर सकते हैं। बकरी पालन को
अच्छे ढंग से करके अच्छा धन कमाया जा सकता है। अब बकरी पालन लगभग एक व्यवसाय बन चुका है, जिसके कारण बकरी पालकों की संख्या में वृद्धि हुई है। बकरी पालकों को जब भी पैसे की जरूरत होती है, वे बाजार में बकरी या उनके बच्चों को बेचकर अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन अपने कदम उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ा रहा है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में 58वें राष्ट्रीय बकरी पालक प्रशिक्षण का आयोजन 21 मई 2014 से 30 मई 2014 तक किया गया। इसमें 14 राज्यों के पशुपालकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण कार्य के समापन अवसर पर सभी प्रशिक्षार्थियों को सर्टिफिकेट देकर संस्थान के निदेशक डॉक्टर S.K. अग्रवाल ने सम्मानित किया। आज आप ये 10 दिवसीय जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करके एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए ज्ञान के साथ अपने अपने क्षेत्रों में वापस जा रहे हैं, केवल इस आशा के साथ कि जिस भावनाओं के साथ आप इस संस्थान में आए, वो भावनाएं, वो आकांक्षाएं आपकी पूरी हो। यह प्रशिक्षण कैसा रहा, इसको जानने के लिए हमारे कृषि दर्शन संवाददाता श्री कुलवीर सिंह ने विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रशिक्षार्थियों से बात की। आपकी इस ट्रेनिंग में क्या रुचि है, आपने यहाँ से क्या सीखा? सीखने में ये कि सर मेरे पास अभी फॉर्म है बकरी का, उसमें मेरे पास 90 करीब जानवर है। अच्छा। बट मैं पहले उस समय काफ़ी सही तरीके से नहीं पाल रहा था उनको, बिल्कुल एक देसी तरीके से जो अपनी मर्जी पर वो खिला रहा था, जो सब कह रहे थे वो कर रहा था। पर यहाँ पे आने से ये फ़ायदा हुआ कि उसको मुझे सब टाइम के हिसाब से किस तरह से कब क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, इस चीज़ सीखा। मुझे इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी दाने चारे की उसकी कॉस्ट कम होने का फ़ायदा हुआ मुझे, और कई छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली मुझे, इससे कई फ़ायदे हुए। तो आप अपने गांव में जाकर के किसानों को क्या बताएंगे? मैं वहाँ जाके ये बताऊंगा कि बकरी पालन में एक अच्छा व्यवसाय हो रहा है आजकल। काफ़ी साइंटिफिक तरीके से बकरी पालने से कई फ़ायदे हैं और इसका बहुत अच्छा मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है। भाई जी, आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ मखदूम आकर के आपने बकरी के बारे में जो ट्रेनिंग ली है उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम प्रकाश मौर्य है और मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर से आया हूँ। और यहाँ पर आके मैंने बकरियों को कैसे पालना है सिस्टमेटिक तरीके यानी साइंटिफिक तरीके से, और मेरा प्रोजेक्ट था मिल्किंग के ऊपर। तो मैंने मिल्क कैसे अधिक से अधिक प्रोड्यूस किया जा सकता है, और जो गोट का मिल्क रहता है ये कैटल और बफेलो इन सब से भी किस किस चीज़ों में फ़ायदेमंद रहता है। अभी हमने जैसे इसमें देखा, इसमें जो कंटेंट रहते हैं फैटी एसिड्स और जो प्रोटीन्स मतलब कि प्रोटीन्स हैं, इस सब में प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें सेलेनियम नाम का एक कंटेंट है जो कि HIV पेशेंट्स के लिए भी प्रॉफिटेबल है, और WHEY वे प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग जो गाइस रहते हैं उन सब के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। सो इन सब में हम गोट के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाकर और उनको कई बीमारियों को मतलब कि सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे मखदूम फार्म CIRG से मालूम हुआ है, और किस प्रकार हम अपना फार्म सही तरीके से डेवलप करके उसको आगे प्रोग्रेस ले जा सकते हैं। और दूसरी ओर ये फ़ायदा करता है यहाँ पे जो छात्र आए हुए हैं उन सबको अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए। भाई जी, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर आकर के आपने क्या कुछ सीखा, क्या देखा, इसके विषय में थोड़ा सा हमारे किसानों को बताइए। मैं यहाँ पे आया मखदूम में CIRG में, तो यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में सिखाते हैं। तो उसके वजह से बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और इससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। अभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और इधर जितने छात्र आए हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मैंने हमारे क्षेत्र में सर्वे किया कि वहाँ पर जितनी भी बीमारियां हैं बकरी से रिलेटेड, क्योंकि छोटे किसान होते हैं उनके यहाँ वेटनरी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और विशेष प्रकार की जो बकरी एक लाइव जानवर है वो थोड़े से लक्षण प्रदर्शित करने के बाद तत्काल मर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में एक छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये सीखने के लिए आया हूँ कि किस प्रकार से इनका निदान लगाया जा सकता है, कौन कौन सी दवाएं होती है, कौन कौन से टीके होते हैं जो बकरियों को प्राइमरी अवस्था में दिया जा सकता है और उनकी बीमारियों से रोकथाम की जा सकती है, ताकि मैं अधिक से अधिक किसानों को बता सकूं और उनकी जो दिक्कत है, उनकी जो परेशानी है उसको सॉल्व कर सकूं। भाई जी, अपना आप नाम बताइए और यहाँ पर ट्रेनिंग पे आकर आपने क्या सीखा, इसके विषय में थोड़ा सा किसानों को बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं छपरा बिहार से हूँ।
और यहाँ पे मेरा आने का मुख्य उद्देश्य था साइंटिफिक बकरी पालन के बारे में अधिक से अधिक जानना, और ज़्यादा फोकस जो था वो मेरा ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर था कि बकरियों की नस्ल में कैसे सुधार आ जाए। ठीक है, तो उसके बारे में हमें यहाँ बहुत साइंटिफिक तरीके से जानकारी मिली। ठीक है, और पूरी तरह से संतुष्ट हैं हम। तो जानकारी मिली, आप किसानों को बताएंगे ये जा करके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ब्रीड डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मली ब्रीड पे कोई भी किसान ध्यान नहीं देता। लोग क्या बकरियों पे ही ध्यान देते हैं कि बकरी है उसको गाभिन कराइए और उसका बच्चा निकालिए। ठीक है, बकरे के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, जो ब्रीड डेवलपमेंट में सबसे मुख्य कारक है। ठीक है, इसलिए जब भी हमारे को बकरियों को गाभिन कराना हो तो अच्छी नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। ठीक है, जिससे नस्ल में सुधार हो सके, अच्छे बकरे आएँ। ठीक है, और उनसे फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन हो और बकरियों की संख्या, बड़े बकरियों का आनुवंशिक सुधार हो। ठीक है, उनका वजन अच्छा निकले, दूध अच्छा निकले। तो ये चीज़ सीखा हमने। भाई जी, आप मखदूम में ट्रेनिंग लेने आए हैं, क्या सोच करके ट्रेनिंग लेने आए हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूं और बिज़नेस कमर्शियल व्यू से मैं इसको मॉडिफाई करने के लिए साइंटिफिक वे से इसको सीखने आया था। मेरा एक लैंड है 13.5 एकड़ करीब खरखोदा में लैंड पड़ी हुई है, वहाँ पे मैं कमर्शियल व्यूज़ से वहाँ पे डेवलप करूँगा। मेरा उद्देश्य ये था कि ये फार्मिंग है वो अच्छी तभी हो सकती है आप उसमें इकोनॉमिक्स अच्छी कर सको, उसकी मार्केटिंग अच्छी कर सको। मैंने यहाँ आके सीखा कि जो फीड कॉस्ट है आप उसको आधा कर सकते हो, स्टिल उसमें प्रोटीन की मात्रा पहले से बेटर हो सकती है। एंड मार्केटिंग का मैंने देखा कि एक ऑर्गेनाइज मार्केटिंग बना सकते हो आप, और फार्मर साथ कोऑपरेट करके एक अपनी चेन बना सकते हो कि आप अच्छे लेवल पे बेच पाओ। एंड मुझे विश्वास है कि मैं अपने साथ और फार्मर्स को साथ लेके एक अच्छा ग्रुप बनाऊंगा कि गोट फार्मिंग को एक अच्छा एस्टैब्लिश बिजनेस बना सकूं। मेरा आने का एक ही उद्देश्य था कि मैं कमर्शियल बिजनेस को एक दूसरे लेवल तक ले जा सकूं, और ये हम लोग फार्म के थ्रू भी कर सकते हैं और सारे सहयोग के थ्रू भी कर सकते हैं, सोसाइटी बना के। जी, और मुझे सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, जो मैंने सीखा, और ये भारत का सबसे बड़ा ये बन चुका है आज तक का इंस्टीट्यूट, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो कि ऐसा इंस्टीट्यूट मैंने कहीं देखा नहीं था। और इनके यहाँ जो जानकारियाँ मुझे मिली वो मतलब इसके लिए कितना भी आप प्रयास कर लीजिए आपको आने ही आना है 10 बार। तो ये जो आपको जानकारियाँ मिली तो आप आपस में भाइयों को बांटना चाहते हैं? मैं पूरे दुनिया को बांटना चाहता हूँ, भाइयों को ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं और छोटे स्केल से लेकर लार्ज स्केल तक भी आप जा सकते हैं वहाँ। जी, मैं सूरत से हूँ, गुजरात राज्य के सूरत शहर से हूँ मैं। हमारे यहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होती है तो बकरी में और उसके बच्चों में मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके उपाय क्या है वो मुझे जानने थे। तो यहाँ पे इन्होंने एक एलिवेटेड शेड बनाया हुआ है जो ज़मीन से काफ़ी ऊपर रहता है, और उसके अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि बकरों के जो मलमूत्र होते हैं वो सीधे ही नीचे गिर जाते हैं और साफ़ सफाई बहुत अच्छी रहती है। तो ये सब मुझे जानना मिला। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने भाइयों से शेयर करूँगा और उनको बताऊँगा कि ऐसे ऐसे हम बारिश की सीज़न में हमारी बकरियों को और उनके बच्चों को और बकरों को हम रख सकते हैं और उनकी जान बचा सकते हैं। और उनका शेड ऐसे बनाना चाहिए? जी, इनका शेड ऐसे बनाना चाहिए। भाई जी, आप मखदूम में आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, आपको कितने दिन की ट्रेनिंग है और आपका क्या उद्देश्य है? जी, मेरा नाम अनस अल्ताफ़ है, मैं मालेरकोटला पंजाब से आया हूँ। यहाँ पे CIRG में हम 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, और इसका उद्देश्य यही था मेन ट्रेनिंग का कि हम साइंटिफिक तरीके से बकरी पालन कर सकें। और जो मैंने यहाँ आके सीखा वो सबसे बड़ी बात ये सीखी कि हम अच्छी तरीके से जानवर पाल लेते हैं, अच्छा उनका प्रोडक्शन कर लेते हैं, पर जब हम उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अक्सर हमने पंजाब में देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमारे जो एनिमल्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं या उनमें मर भी जाते हैं। तो यहाँ पे आके एक बड़ी चीज़ सीखी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाना है, और इससे भी बढ़ के कि हमें जब ट्रांसपोर्ट करना है उनको तो हमारे पास लीगली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, और कितने दूर तक उनको हम एक इंटरवल में लेके जा सकते हैं वो हमने यहाँ के सीखा। और ट्रक में कितने? जी, कि एक ट्रक में कितने जानवर तक हम लेके जा सकते हैं, और उनकी जो गवर्नमेंट ने हमारी लिमिट तय की है वो क्या है। क्योंकि अक्सर हम इंडिया में हमारे ऊपर ये आता है कि हम जो एनिमल्स को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो यहाँ के जब हमें ये सिखाया गया कि आपको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है तो हम उनको अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं।
भाई जी, आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, आपने यहाँ पर क्या सीखा और आपके पास बकरियाँ हैं या नहीं हैं, या इस व्यवसाय को कैसे बढ़ाना चाहते हैं? सर, मेरा नाम राजकमल सिंह, डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने अभी काम शुरू नहीं किया है। और मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने ये सीखा कि बकरियों को उन्नत तरीके से कैसे पाला जा सकता है। और मैं इसमें न्यूट्रिशंस के बारे में ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं थी कि जानवरों को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, किस तरह का आहार देना चाहिए, किस तरह का आहार देना चाहिए। एक्चुअली देखा जाता है कि हमारे देश में लोग चरा कर ही चारागाह में जी पाल लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या चारा देना चाहिए, उसके बारे में आपने जानकारी ली? जी, उसके बारे में जानकारी ली कि न्यूट्रिशंस में जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं वो किस मात्रा में किस एज के बच्चे को या बड़े को किस एज मतलब कितना देना चाहिए। भाई जी, आप अपना नाम बताइए और आपका क्या उद्देश्य है यहाँ पर मखदूम बनाने का, और आपने यहाँ क्या सीखा है और जा कर के किसानों को क्या बताएंगे, इसके विषय में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। मेरा नाम मिलिंद पवार है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मैं सर यहाँ बकरी पालन के बारे में कुछ सीखने आया और मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि बकरा जैसे 2-4 महीने के पहले 2 महीने के बाद आप बकरी को बधियाकरण करके उसका वैल्यूएशन बहुत अच्छे से मार्केट में लिया जा सकता है। आपने बकरी पाल रखी है क्या? नहीं सर, अभी मैं जाऊंगा और बकरी को पालना है सर। यानी आपको इतने आप उत्साहित हो कि जा कर के बकरी पालो? जी। इस अवसर पर इस प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजक डॉक्टर ब्रिजमोहन ने बताया, इस प्रशिक्षण में हम लोगों ने जो हमारे पिछाड़ती आए उनको हमने बकरी प्रजाति, बकरी नस्ल सुधार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिकल भी कराए गए और जो बकरी फार्म खोलते हैं किस तरीके से बकरी फार्म खोल सकते हैं और रिकॉर्ड और किस तरीके से मार्किंग करते हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा बकरी आवास, बकरी उपकरण और कृत्रिम गर्भाधान एवं जनन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ साथ बकरी के पोषण, जो बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, गाभिन बकरी को क्या खिलाना चाहिए और जो गाभिन बकरी के लिए रखते हैं उनको क्या खिलाना चाहिए, इस तरह से विस्तृत जानकारी इनको बकरी पोषण के बारे में दी गई। और बकरी उत्पाद के बारे में मांस से किस प्रकार के क्या क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं और बकरी दूध से क्या क्या उत्पाद बनाए सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और इनको प्रैक्टिकल के द्वारा भी बताया गया। इसके साथ साथ हमने है जो बकरी स्वास्थ्य के बारे में, टीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, कौन सा टीका कब लगना चाहिए, जो हेल्थ कैलेंडर हमने विकसित किया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। जैसे ईटी का टीका लगवाना है, पीपीआर का है, एचएस है, गोट पॉक्स है, ये टीके कब लगाना चाहिए जिससे बीमारी का बचाव किया जा सके। इसके साथ साथ बकरी को नहलाना, दवा पिलाना जिससे पेट के कीड़े मर चुके, इसके बारे में भी विशेष जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें निदेशक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरहा 281122, मथुरा, उत्तर प्रदेश। संस्थान का दूरभाष नंबर है 0565276380। संस्थान के निदेशक का ईमेल है skagarwal@gmail.com। संस्थान की वेबसाइट है www.cirg.res.in। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। पता आपने नोट कर ही लिया होगा। हमें उम्मीद है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे और आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी का भी ज़रूर लाभ उठाएंगे। कल के कार्यक्रम में आपके लिए फल सब्जी संबंधी प्रकाशन के बारे में खास जानकारी रहेगी। इस उम्मीद के साथ कि कल आपसे फिर होगी मुलाकात, हम आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।